नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक ऐसी आपराधिक घटना के बारे में बताऊंगा जो मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते मेरे पर्यवेक्षण के 4 में से एक ज़िले में घटित हुई थी। आज का ज़िला है बरेली। बरेली में बात 30 सितंबर 2019 की है। थाना है सुभाष नगर और गंगानगर कॉलोनी के रहने वाले श्री विनीत वाजपेयी थाने पर आए और उन्होंने बताया कि मेरा 17 वर्षीय पुत्र लक्की वाजपेयी 2 दिन पहले घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था, पर अभी तक वापस नहीं आया। मैंने अपने स्तर पर और सारे रिश्तेदारों ने अपने अपने स्तर से सभी संभावित जगहों पर तलाश कर लिया, पर लक्की का कुछ पता नहीं लग रहा है। थाने पर निरीक्षक मौजूद थे, थाना प्रभारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर फ़ोटो और हुलिया लिख कर लाए हों तो गुमशुदगी अभी लिखवा देता हूं। श्री वाजपेयी फ़ोटो लाए थे। थाने आने से पहले उन्होंने किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में जानकारी की थी और उन्हें यह जानकारी हुई कि थाने वाले फ़ोटो और उसकी हुलिया की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तो वो फ़ोटो ले आए थे। उनको कार्यालय में बिठा दिया गया। कार्यालय के मुंशी जो होते हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं, उनसे उन्हें कागज़ कलम दी गई। उनसे कहा गया कि इस पे लिख दें। जो उनकी समझ में कम आ रहा था, मुंशी ने यानी सिपाहियों ने बोल बोल कर लिखवा दिया। तुरंत गुमशुदगी लिख ली गई। इंस्पेक्टर सुभाष नगर ने लड़के का मोबाइल नंबर और अपना नंबर भी उनको देने के लिए कहा कि आप अपना और बच्चे का मोबाइल नंबर भी दे दीजिए अगर कोई है। और दूसरा, उन्होंने अपनी गुमशुदगी में ये लिखवाया था कि लड़का हमारा मोटरसाइकिल नंबर फ़लाँ फ़लाँ से निकलता था। मैंने उसको मोटरसाइकिल दे रखी थी, वो उसी से शाम को निकला था। एप्लीकेशन में उसकी भी जानकारी लिख दी गई। इंस्पेक्टर ने वाजपेयी जी से पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है? तो उन्होंने बताया कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है और मेरे बेटे की संगत भी बुरी नहीं है, जितना मुझे पता है। उसके ज़्यादातर दोस्तों को मैं और मेरा परिवार अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सबके यहाँ पता कर लिया है। उसके सारे दोस्त भी सभी संभावित जगहों पर उसकी तलाश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सुभाष नगर ने वाजपेयी जी से कहा कि आप अपने घर पहुंचिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इंस्पेक्टर थोड़ी देर में अपनी फोर्स के साथ पहुंच भी गए। पड़ोसियों से पूछताछ की। सभी लोगों ने बहुत ही सीधा और अच्छा लड़का बताया लक्की वाजपेयी को। फिर भी पुलिस का काम है शक करना, हर चीज़ पे शक करना, और जब तक शक नहीं करेगा तब तक वो आगे किसी दिशा में बढ़ नहीं पाएगा। पुलिस को शक था कि कम उम्र है, कच्ची उम्र है, हो सकता है इसका किसी लड़की से कोई संबंध हो गया हो और लड़की के घर वालों ने कोई वारदात कर दी हो। उसके हम उम्र बच्चों से अलग अलग वहीं मौके पर ले जाकर इंस्पेक्टर ने पूछताछ की कि क्या किसी लड़की से उसका कोई संबंध था, कोई दोस्ती थी, आना जाना था, या कोई जानकारी थी, या कभी उसने जिक्र किया हो। लेकिन सब लोगों ने यही बताया कि ऐसा उनकी जानकारी में नहीं है। मतलब कुल मिला के विज़िट के बाद भी, घंटे 2 घंटे बर्बाद करने के बाद भी कोई मुफीद बात पता नहीं लगी। मोबाइल फ़ोन बंद था और मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चल रहा था। सबसे पहले इंस्पेक्टर ने कंट्रोल रूम में वो मोटरसाइकिल नंबर नोट कराया और प्रसारण कराया कि इसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। अपने अपने थाना क्षेत्रों में लावारिस वाहन अगर कोई दाखिल हुए हों तो उनको नंबर से और इंजन नंबर, चेचिस नंबर भी दिया कि अगर नंबर प्लेट नहीं है, अपराध करने के बाद ज़्यादातर लोग नंबर प्लेट निकाल लेते हैं, तो इंजन नंबर और चेचिस नंबर से देखा जाए कि ये मोटरसाइकिल कहीं पड़ी हुई या कहीं बरामद तो नहीं हुई है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जो सर्किल ऑफिसर थे, कि एक चीज़ और दिखवा लीजिए कि शहर के अस्पतालों की पार्किंग, बस अड्डों की पार्किंग और ख़ासकर रेलवे स्टेशंस की पार्किंग की गहराई से चेकिंग की जाए। रेलवे का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है बरेली और आइजैक नगर संभवतः उत्तर भारत में सबसे बड़ा रेलवे का जंक्शन, सबसे पहला रेलवे का जंक्शन बनाया गया था। कई बहुत छोटे छोटे स्टेशन वहाँ पर हैं और सबकी अपनी पार्किंग है। जो रोज़ अप डाउन करने वाले हैं वो दोपहिया वाहन अपना पार्क कर देते हैं, वहाँ पर गाड़ी बैठते हैं, अपना काम करके जब लौट के आते हैं तो अपनी गाड़ियाँ, अपना मोटरसाइकिल ले जाते हैं। लेकिन बहुत ढेर सारे अपराधों में ऐसा भी हुआ है कि पुलिस रास्ते में चेक करेगी, बैरियर लगाएगी। उससे बढ़िया ये है कि अपराध करने के तुरंत बाद किसी पार्किंग में गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए और पार्किंग वाले से वो स्लिप ले ली जाए
जब बात सब ठंडी हो जाएगी, चेकिंग बंद हो जाएगी, लोगों का ध्यान कहीं दूसरे क्राइम पे लग जाएगा, तो फिर वो मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रख के थाने से ये सब जगह मैसेज हुआ कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में पार्किंग हैं, बड़ी पार्किंग हैं, चाहे वो रेलवे की हों, चाहे बस अड्डों की हों, चाहे अस्पतालों की हों, उनकी सघन चेकिंग करके इस मोटरसाइकिल का पता किया जाए। 2 दिन 3 दिन बीत गए, फिर भी कुछ पता नहीं लगा। गुमशुदा लक्की वाजपेयी के मोबाइल के CDR के एक एक नंबर से बात की गई। पहले नंबर पे मिला के बात करते थे, फिर उससे किस सिलसिले में बात की थी, उसने बात की थी कि लक्की ने बात की थी। फिर उसको थाने पर बुलाया जाता था। घटना के दिन से पहले उस दिन और उसके बाद वाले दिन उसकी क्या दिनचर्या थी, ये बात पूछी जाती थी। और जो भी जांचकर्ता अधिकारी थे, गुमशुदगी की जांच जो भी कर रहे थे, वो अपनी डायरी में इसको नोट करते थे। जो भी बात वो बताता था उसको केस डायरी CDR से मैच किया जाता था कि अगर उसने बताया है कि इस दिन मैं बदायूं गया हुआ था, तो क्या उसकी लोकेशन बदायूं में थी टेलीफोन की। बहरहाल इस तरह से बातचीत करके एक एक करके 2-2 करके लोगों को बुलाया जाने लगा। पुलिस के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि गुमशुदा की तलाश की जो SOP है उसकी जो गाइडलाइंस हैं, एक एक करके सब फॉलो की गई। जैसे अज्ञात शवों के बारे में रेंज, DCRB, SCRB और NCRB तीनों से रूटीन है पता करके सब इस बीच में कहीं कोई अज्ञात शव तो नहीं मिला है। पोस्टमार्टम हाउस के रजिस्टर से भी चेक कराया जाता है कि क्या कोई अज्ञात शव इस हुलिया, इस मैच और इस उम्र का तो नहीं मिला है। लगभग 1 सप्ताह निकल गए, कोई भी सुराग नहीं मिला। आप सोचिए, जिसके घर का अकेला लड़का गायब हो गया हो, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। वो हर दरवाज़ा खटखटा रहे थे। वो जो तांत्रिक हैं, मंत्र बनाने वाले हैं, ओझा लोग हैं, सोखा लोग हैं, जो भी गुमशुदा के बारे में बताते हैं, जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, जब पैसा देख लेते हैं तो बताते हैं साहब उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर दूर फलाने रेंज में फलां जगह है, जिंदा है, परेशान है, आप लोग जाइए ले आइए। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें ये फ्रॉड लोग किया करते हैं। लेकिन मरता क्या न करता, जिस आदमी के पास कोई और चारा नहीं है, उसने इन सब लोगों से संपर्क किया। जब 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पता लगा तो 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2019 को उनके परिजन अपने कुछ जिम्मेदार लोगों को लेके SSP बरेली श्री शैलेश पांडे से मिले। उनको पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है और हम रोज़ थाने के चक्कर लगाते हैं, कोई बहुत विशेष बात थाने से अब तक नहीं निकल कर आई है। और उन्होंने SSP ने तुरंत इंस्पेक्टर से बात की कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो चूंकि गुमशुदगी की विवेचना नहीं होती, सिर्फ जांच होती है। दरोगा जी जांच करते हैं, इनसे बात की, उनसे बात की, CDR के लिए क्राइम ब्रांच को लिख दिया, CDR आई, मन हुआ पढ़ा, मन हुआ नहीं पढ़ा। तो ये सब बातें मुँहज़बानी होती हैं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, केस डायरी नहीं कटती है और केस डायरी में इन किसी जो भी उनके प्रयास हैं उनका कोई समावेश नहीं होता है। मुँहज़बानी वो जो चाहें वो बता दें। तो इस पर शैलेश ने कहा, उन्होंने सब बात बताई कि साहब इस तारीख को इतने बजे इश्तहार छप के आ गया, इस तारीख को इतने बजे, जो जनरल डायरी पुलिस की होती है थाने में GD, उसमें जो समय का अंकित किया जाता है अपनी बात बताने के लिए कि मैंने ये प्रयास किए, उसके हिसाब से वो दरोगा जी सब बताते रहे। और इंस्पेक्टर ने कम्युनिकेट किया कि इस दिन ये चस्पा किया इश्तहार, इस दिन साहब इसको अखबार में निकलवाया गया, जो भी बातें SOP में हैं गुमशुदा की तलाश के लिए, वो सब बातें बताई गई। SSP ने आदेश किया कि नहीं, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है, सब आपकी मुँहज़बानी है, आप इसमें प्रॉपर मुकदमा अपहरण का लिख लीजिए और जिम्मेदार आदमी इसकी विवेचना करे, विवेचना में सारे तथ्यों का समावेश करिए और फिर देखिए कि क्या इसका क्या पता लगता है। 7 अक्टूबर को ही जब SSP ने यह आदेश किया तो उसी दिन थाने पर, सुभाष नगर थाने पर क्राइम नंबर 574/19 363 IPC अपहरण की धाराओं में एक अपराध अंकित कर लिया गया और उसकी विवेचना शुरू कर दी गई। विवेचक ने अब तक के जितने प्रयास थाना स्तर पर हुए थे उनको बाजाब्ता केस डायरीज में अंकित किया। दिनांक को ये हुआ, उसका बयान नोट किया कि हाँ साहब हम इश्तहार लेके गए थे
नोटिस बोर्ड पर हमने चस्पा किया है। हाँ साहब, हमने NCRB DCRB इनको फ़लाँ तारीख को पत्र लिखा था। हाँ साहब, मैंने फ़लाँ सिपाही को रवाना किया था कि वो जो गुमशुदा का जो अज्ञात शवों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको देखें। इस तरह की बात केस डायरी में मुकदमे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखने लगे। विवेचक के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुछ पता नहीं लगा और धीरे धीरे लकी के गायब हुए 1 महीने बीत गए। 31 अक्टूबर 2019 को लकी के पिता और कुछ उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार मेरे कार्यालय में भी आए और उन्होंने बताया कि साहब 1 महीना हो गया, पहले थाने में गुमशुदगी फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तरफ लिखी गई, फिर हम लोग SSP के यहाँ गए, उन्होंने इसमें अपहरण का मुकदमा कायम करने का आदेश किया। वो मुकदमा कायम हो गया। IO इसके फलाना थे, वो सुबह शाम अपना 2-4 चीज़ें पूछ लेते थे, लेकिन काम की कोई बात अब तक हम लोग, कोई सुराग हम लोगों को नहीं मिला। और वो ये साफ साफ या शिकायत के लहजे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनको शिकायत थाने वालों से थी और उनका ये कहना था कि बस रोज़ 4-6 आदमियों को थाने पर बुला लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, पुलिस दिन भर उनको थाने पर बिठाए रहती है और फिर जब घर वाले बहुत मिन्नत करते हैं तो रात में छोड़ दिया जाता है। और जिनको पकड़ा जाता है उनके परिजन हम लोगों को आके परेशान करते हैं कि साहब मेरा नाम किसने बता दिया, मुझसे क्या मतलब है, मेरे बेटे से क्या मतलब है। मैं लाख उनसे कहता रहूं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं थे। सभी लोग धीरे धीरे हमसे दुश्मनी मानने लगे। उनके कहने का जो इंडिकेशन था वो बड़ा स्पष्ट था। वो ये खुलकर नहीं बता रहे थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जो बिल्कुल अज्ञात होते हैं उसमें विवेचना और पूछताछ के नाम पर बहुत ढेर सारे लोग थाने पर बुलाए जाते हैं और यही भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाता है। भ्रष्टाचार की गंगा फौरन वहाँ से निकलने लगती है। उदाहरण के तौर पे जैसे उस CDR में 2 लोगों को बुलाया गया, जिनको बुलाया जाता है पुलिस उनको कभी कारण नहीं बताती। CDR में उसका नंबर है, फ़ोन किया, कौन बोल रहे हो, सब फला बोलना है, कल 10 बजे थाने पर आ जाना। जिसका भी फ़ोन है, अगर बच्चे का फ़ोन है तो वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मुझे थाने पर 10 बजे बुलाया गया है। जिस नंबर से बुलाया जाता है उसके फादर या पेरेंट्स में जो भी हो, वो फ़ोन करते हैं कि साहब आप कौन बोल रहे हैं, सब मैं थाने से बोल रहा हूँ। बोले सब मेरे बच्चे को बुलाया, उन्होंने कहा सुबह 10 बजे लेके आ जाइए। क्या कारण है? बोले यहीं आइए, यहीं बताएंगे। थाने वाले कभी कारण नहीं बताते हैं, उसको मानसिक दबाव में लेने के लिए। फिर वो आदमी अगल बगल अप्रोच करना शुरू करता है, लोकल नेता को, जान पहचान के अधिकारी को, स्थानीय पार्षद को, सबके चक्कर लगाता है। फिर पता करता है कि यहाँ पर थाने में कौन सा चर्चित सिपाही है जो हमारी मदद कर सकता है। चर्चित सिपाही से और तक पहुँचने के लिए थाने के नोन दलालों की मदद ली जाती है। तो हो सकता है उसे ये पता लग जाए कि फलां अपहरण केस में बुलाया जा रहा है, लेकिन जाना उसको थाने पर फिर भी पड़ेगा। 10 बजे अगर वो बच्चा वहाँ या आदमी वहाँ पहुँच जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, 10 बजे पहुँच गया, घंटे आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद पूछा कि सर क्या करना है, उनका चुपचाप बैठे रहो, दरोगा जी फ्री होंगे तो तुमसे पूछताछ करेंगे, अभी तो आए ही हो, बैठो। और वो उसी तरह बैठा रहता है। कभी दोपहर में 1-2 बजे वो दरोगा जी आए, उन्होंने पूछा ये नंबर तुम्हारा? उनका हाँ साहब नंबर है। इससे बात हुई थी? हाँ साहब मैं जानता हूँ। क्यों बात हुई थी? साहब वो उस दिन ये फलाना सामान लाना था, पास में हमारी दुकान है, तो मैंने उससे कहा था आ जाओ हम दिलवा देंगे। तो साहब हम केवल इतनी सी बात हुई, या जो भी बात हुई हो, घरेलू की कोई बात हो, कोई नात हो, कोई हित हो। तो और अगर पढ़ाई करने वाला लड़का है जिसका पुलिस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कभी थाने पर नहीं गया है, अगर वो 10-12 घंटे थाने पर कार्यालय में बिठा दिया जाता तो आप समझिए उसके लिए तो 7 जन्म की नारकीय मानसिक यंत्रणा के बराबर हो जाता है। वो घर वालों से वहीं बैठे बैठे, अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करने देते हैं जब पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि 10 लोगों को ये बताए कि हम थाने पर बैठे हुए हैं और हमको फ़ौरन थाने से छुड़ाया जाए। वो बस घर वालों से कहता है कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकालिए, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं, किसी की पिटाई हो रही है, किसी की बातचीत हो रही है, 2 पक्ष आपस में लड़े हैं,
सबके सिर फूटे हुए, शरीर खून से लथपथ थाने पर रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। जो नया आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो गश खाने लगता है इतनी देर में। और जब घर के बाहर बैठे, जब थाने के बाहर बैठे उनके घर वाले परेशान होते हैं भीतर बच्चे की बात सुन के, या जो भी उनका परिजन भीतर बुलाया गया है उसकी बात सुनकर, तो फिर दलालों की चांदी हो जाती है। सब वहीं आसपास चक्कर, कैसे आ गए थे, क्या बात है, अच्छा ये तो बड़ी गंभीर बात है, ये तो फंस जाएगा मामला, तो फिर ये तो कई साल का चक्कर हो जाएगा। उसको इस तरह से मानसिक रूप से डराते धमकाते हैं। और थाने में जिसने पूछताछ की 15 मिनट की, आधे घंटे में, उसको पता है और थाने वालों को पता है कि इसे छोड़ना ही है, क्योंकि सिर्फ इसका नाम, पता, हुलिया, एड्रेस, क्या संबंध था उससे, क्या किस सिलसिले में बात हुई थी, किस तारीख को बात हुई थी, कितने मिनट बात हुई थी, ये डायरी के 4 से 10 लाइन लिखनी थी। उन्हें पता था कि इसका कुछ नहीं है और इसे छोड़ना ही है। लेकिन इसका फ़ायदा जो छुटभइये दलाल हैं, छुटभइये और थाने के जो चर्चित सिपाही हैं, इन सब लोगों को जब पता हो जाता है तो वहीं शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार का काम। अब आप अच्छा, फिर उसके बाद जब सब लोग लग जाते हैं इसमें, जितने लोग हैं, तो देर रात उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के नाम पे कहा जाता है कि हम सुपुर्दगी में देंगे और घर वालों की सुपुर्दगी में देंगे, किसी और को नहीं दिया जाएगा। मैंने जो कुछ भी कहा, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति छुटभइया नेता, दलालों और थाने के कुछ सिपाहियों के गठजोड़ से कैसे बाहर निकला होगा। हैसियत के अनुसार उसे मुआवजा ज़रूर देना पड़ा होगा। पूछताछ के लिए रोज़ लोग बुलाए जा रहे थे और लकी का गायब होना थाने के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कामधेनु, ये घटना उनके लिए कामधेनु हो गई है, जिससे जितना चाहो उतना वसूल लो, जिससे जितना चाहो उतना दूध लो। पर ये बात समझने की थी परिजनों का, चूँकि उनका बेटा गायब था, वो पुलिस से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे। कतई उन्होंने नहीं बताया कि साहब फला आदमी गए थे, उनको इतने पैसे में छोड़ा गया, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन ये चूँकि हर बार का मामला है, जो भी पुलिस में हैं और लंबी सेवा के हैं, उन्हें सब पता है। कोई इस बात से इनकार करे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमेशा होता रहा है, कम ज़्यादा होता है, दंडित भी किए जाते हैं, बर्खास्त तक हो जाते हैं, लेकिन आदत है, छूटती नहीं है। इसीलिए लक्की वाजपेयी के परिजनों ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, बिना किसी की शिकायत किए हुए, कि साहब इसको, विवेचना को थाने से हटा दिया जाए। आप किसी एजेंसी से कराइए, दूसरे थाने से कराइए, देहात के थाने से करा लीजिए, लेकिन इस थाने से हटा दीजिए। तो इतना उनका कहना, और ये कहना कि साहब 2-4 लोग रोज़ बुला लिए जाते हैं, रात में छोड़े जाते हैं, रोज़ बुलाए जाते हैं, रात में छोड़े जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आप भी समझ गए होंगे और मैं भी समझ गया कि परिजनों ने बिना कुछ कहे हुए भी अपनी बात कह दी। फ़ौरन मैंने आदेश किया 31 अक्टूबर को ही कि विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। ये आदेश एसएसपी बरेली शैलेश पांडे को लिखा पढ़ी में दिया कि आप इसकी क्राइम ब्रांच से विवेचना कराएं। 1 महीना हो गया है, बहुत समय निकल गया है, अभी तक इसका अनावरण नहीं हुआ है। इसका शीघ्र खुलासा करने के लिए ज़रूरी हो तो इसके लिए टीमों का गठन भी करें। एसएसपी बरेली शैलेश पांडे ने फ़ौरन इस मुकदमे को, इस विवेचना को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया। और एसपी क्राइम रमेश भारती, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर, तो उसको दिया गया और उसी के नेतृत्व में 2-3 टीमों का गठन भी किया गया कि आप लोग लग के इसका अनावरण करिए। बहुत लंबा समय बीत चुका है, घर वाले बहुत परेशान हैं। क्राइम ब्रांच की टीमों ने अपना काम शुरू किया। अब तक जो कार्रवाई हुई थी उसको पहले रिव्यू किया गया, क्या क्या हो चुका है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को चेक भी किया गया, बहुत से लोगों का नाम नहीं लिखा था जो केस डायरी में, जिनसे पूछताछ की गई थी वो थाने से छोड़ दिया गया था। तो ये तय किया गया कि हमें सारे लोगों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वो जिस समय घर से निकला है और जब उसका मोबाइल बंद हुआ है, तो वो किन किन टावर से होके गुजरा है, ये उसकी सीडीआर से पता लग गया कि सुभाष नगर में जो उसकी कॉलोनी थी, क्या मैंने बताया था, गंगानगर कॉलोनी, वहाँ से निकला तो कहाँ उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ और किस किस टावर से गया है, उससे ये पता लग जाएगा कि किस रास्ते से गया था। और
उसकी सीडीआर में जितने भी नंबर आए हैं उनमें ऐसे लोगों के नंबर जिनकी रात की स्टैटिक लोकेशन इसी रास्ते के टावर में पड़ती है। स्टैटिक लोकेशन का मतलब वो उसके घर की आईडी होगी। जैसे मैं कहीं भी रहूँ, घूम टहल के जब घर आऊँगा तो रात की लोकेशन हमारी घर की ही मिलेगी, सुबह 10 बजे तक की ही घर की ही मिलेगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति की जब स्टैटिक लोकेशन 5-6 घंटे कंटिन्यूअस महीनों तक एक जगह मिलती है, इसका मतलब ये इसका घर है। तो जिस रास्ते से वो गए थे वहाँ जितने आईडी हैं और उसके नंबर सीडीआर में जितने नंबर हैं उन पे ऐसे लोगों के जो रात में स्टैटिक लोकेशन जिनकी मिली थी उनके नंबर, ऐसे कुल 5 लोग मिले। जो जहाँ फ़ोन बंद हुआ, स्विच ऑफ हुआ और जहाँ से वो चला था उसके बीच में इन लोगों के घर थे, स्टैटिक घर थे। सिर्फ ये जानकारी करने के लिए कि इतने ढेर सारे लोगों से पूछताछ है, पहले हम इससे शुरू करें, शायद इससे कुछ काम बन जाए और रास्ता पता लग जाएगा। उन लोगों से बातचीत होने पर ये पता लग सकता है कि ये 5 लोग हैं, इनका घर किस वाले टावर पे पड़ सकता है और क्या जाने का यही रास्ता है। ये ट्रिक काम कर गई। उन 5 लोगों में से 3 लोग तो ऐसे मिले जिनसे जो कुछ बात हुई थी वो उसके पढ़ाई के सिलसिले में, किसी घरेलू मामले में या घर वालों के कहने पे उनसे बातचीत की गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया। 2 नंबर मिले, वो दोनों 2 सगे भाइयों के थे। उनसे जब पूछताछ शुरू हुई तो वो इधर उधर के किस्से कहानी बताने लगे और जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सीडीआर और उसकी लोकेशन से मैच नहीं कर रहा था। टीम को कुछ लगने लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ आ जाएगा। दोनों से लंबी बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो कुछ भी है इन्हीं के पेट में है। अध्याय वाली बात पूछताछ शुरू की गई, लेकिन पहला दूसरा अध्याय खत्म होते होते ही टूट गए। उन दोनों भाइयों का नाम गगन मेहता और दीपक मेहता था। इनके पिताजी का नाम यशपाल मेहता। इनका पता था 45A महानगर कॉलोनी, इज्जत नगर, जो एक्चुअली आइजेट नगर है, जो लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे इज्जत नगर कहते हैं। बरेली के रहने वाले थे। उन्होंने बताना शुरू किया कि साहब हम दोनों भाई अपने पिता से बहुत दिनों से मोटरसाइकिल के लिए कह रहे थे। तमाम दोस्तों के यहाँ जाना पड़ता था, घर का सारा सामान खरीदने जाना पड़ता था। एक टूटी हुई साइकिल में दोनों लोग चलते थे और बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हम लोगों के लिए, सारे दोस्त हमारे मोटरसाइकिल से चलते थे, तो हम लोगों ने बार बार मोटरसाइकिल के लिए उनसे जिद करना या रिक्वेस्ट करना या माँ के माध्यम से कहलवाना शुरू किया। एक दिन जब हम लोग इस जिद पे उतर आए कि नहीं हमें मोटरसाइकिल चाहिए ही, पिताजी ने बुरी तरह डांट दिया। उन्होंने कहा भी इतने बड़े नहीं हो कि मोटरसाइकिल से चलोगे, जो साइकिल है उसी से चलो, जब समय आ जाएगा बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दूंगा। मृतक लक्की वाजपेयी इनमें से जो छोटा था, गगन मेहता, उसका दोस्त था। वो बराबर मोटरसाइकिल से ही आता था इन लोगों के यहाँ और कभी कभार इन लोगों को जाना हो तो अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के घूमने टहलने या बाजार के लिए भी ले जाता था। दोनों ने मिल के बताया कि वो जब भी आता है अकेला आता है, सीधा है, उसकी मोटरसाइकिल किसी तरह से कब्जे में की जाए। एक दिन गगन और जो उसका भाई था दीपक मेहता, इसके घर वाले सब, माँ बाप, सब किसी शादी में गए थे। इन लोगों का दिमाग उसी पे चल रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल कैसे हम लक्की वाजपेयी की ले लें, छीन लें उससे या रख लें, कैसे किया जाए। उस दिन गगन दीपक के लक्की वाजपेयी के घर गया। शाम को गया, उसने कहा आज घर में कोई नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, हम लोग घर पे पार्टी करेंगे, 8 बजे तुम भी आ जाना। लकी ने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। लकी मेहता बंधुओं के घर पहुंच गया, गगन और दीपक मेहता के यहाँ। वहाँ बियर लाई गई कई बोतल और खाने पीने का तमाम सामान लाया गया। तीनों लोगों ने बैठ के बियर पीना शुरू किया। जिस भी बोतल पर वो हाथ लगाता था या उसको ये लोग देते थे, उसमें नींद वाली टेबलेट 8-8, 10-10 डाल दिया करते थे।
थोड़ी देर में ही लकी बेहोश हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने माँ के घर में पड़े हुए दुपट्टे से उसकी गर्दन कस के उसकी हत्या कर दी। रात देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज रहे थे। उनको ये लगा कि हो सकता है इनके घर वाले ढूंढते हुए आ जाएं, या हो सकता है इसने घर पे हमें नहीं बता रहा है, ये बता के आया हो कि मैं गगन के यहाँ जा रहा हूँ, तो अभी सब लोग आके धमक जाएंगे। फ़ौरन उस बॉडी को घर में रखे रजाई गद्दे के बड़े संदूक में उसकी 2-4 रजाइयाँ बाहर निकाल के उसमें रख दिया। बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल की नेम प्लेट निकाल ली। दोनों भाई, बड़ा वाला भाई उसमें से मोटरसाइकिल लेके अपने एक दोस्त के यहाँ उसको खड़ा कराया कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, अभी खड़ा कर देता हूँ, सुबह आऊँगा और इसको ले जाऊँगा। उसकी नंबर प्लेट निकाल ली थी, इसलिए जिसके यहाँ खड़ा किया उसे कोई आइडिया नहीं था कि मोटरसाइकिल किसकी हो सकती है। उसने पूछा भी कि नंबर प्लेट का क्या हुआ। बोले एक्सीडेंट में टूट गई थी, बनने के लिए दिया है, उसी में मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है। दिन भर वो बॉडी संदूक में रखी रही। अगले दिन जब रात हुई तो लकी वाजपेयी की ही मोटरसाइकिल पर उसके दोस्त के यहाँ से ले आए और उससे कहा कि हम अभी थोड़ी देर में इसको फिर रख जाते हैं, इसमें फला चीज़ें दिखवानी हैं, इसी कंपनी का जो सामान है वो लिया जाना है। दोस्त ने कोई प्रतिकार नहीं किया, शाम को ले आए। उसी मोटरसाइकिल पर संदूक से निकाल कर लक्की वाजपेयी के शव को एक कंबल में लपेट कर और वहाँ से बड़ा बाईपास में सड़क के किनारे जो बड़ा नाला है, नाले के बराबर जो जंगल हो जाता है, पेड़ पौधे बहुत हो जाते हैं, उसी में ले जाकर फेंक दिया। ये बात बताते ही सब लोग सन्न हो गए। उन दोनों को गाड़ी पर बिठाया गया और ये कहा गया कि चलो वो जगह दिखाओ जहाँ ये बॉडी फेंकी थी। जगह पे ले गए और उन्होंने बताया कि साहब 7-8 दिन बाद हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि इस जगह पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है जिसको पुलिस ले गई है। उस दिन शाम को मैंने चक्कर भी लगाया था यहाँ साइकिल से कि वो कोई हलचल वहाँ दिखाई पड़े, तो मुझे लग गया था कि बॉडी यहाँ से हटा दी गई है या पुलिस ले गई है। फ़ौरन पूरी फोर्स इज्जतनगर थाने गई और वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड्स को देखा तो ये पता लगा कि 7 तारीख को या 8 तारीख को एक अज्ञात शव वहाँ पर कंबल में लिपटा हुआ मिला था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस से यानी मॉर्चरी से उसके कपड़े पोटली में बंध के आए हुए हैं। वो कपड़े मृतक के पिता को दिखाए गए। वो फ़ौरन पहचान गए कि ये लकी की ही कपड़े हैं। जिसके यहाँ उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी, पुलिस ने उनके यहाँ से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। दोनों भाइयों ने ये बताया कि 3 दिन बाद जब लकी की ढूंढाई शुरू हुई तो हमारे पास भी फ़ोन आया कि लकी तुम्हारे यहाँ तो नहीं गया था। हम लोगों ने बताया नहीं गया था, क्या हो गया, पूरी बात पूछी और गगन फ़ौरन लकी के घर पहुँच गया। उनके पिताजी से बात की और कहाँ ढूंढना है। महीने भर तक गगन उनके घर वालों के साथ ढूंढता रहा और उन लोगों को लगता रहा कि अब बात ख़त्म हो गई, अब न लाश मिलेगी, न लाश का पता लगेगा, न लकी मिलेगा। जब ये पता लगा कि यहाँ अज्ञात लाश पुलिस ने उसका पंचनामा किया था, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया था, तो ये पूछा गया कि बार बार मैसेज करने के बाद कि अगर कहीं पर अज्ञात लाश मिली हो आपने ये सूचना क्यों नहीं दी। तब रिकॉर्ड्स में पता लगा कि पंचायतनामा में उस सड़ी गली लाश की जो अनुमानित आयु थी वो करीबन 40 साल लिखी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि जो 8-10 दिन की सड़ी हुई लाश हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, बदबू निकल रही हो, उसकी आयु का अनुमान जो वहाँ पर मौके पर सब इंस्पेक्टर गया होगा या जिन पंचों ने उसको देखा होगा, जिस किसी को दिखवाया होगा,
जो ऐसी जगहों पे सड़ी गली लाश को बाहर निकालने के लिए नगर निगम कर्मी होते हैं, उनको सब लोग जानते हैं थाने पर। उनसे पूछा, उनका सब 40-45 उम्र होगी और वो उम्र लिख दी गई है। थाने वालों का ये कहना है कि चूंकि गुमशुदा की आयु सिर्फ 17 साल थी और 17, 20, 22, 25, 30 तक भी अगर होता तो हम लोग सूचना दे देते। उस समय जो लिखा हुआ था, एक तो उम्र बहुत ज़्यादा लिखी थी और ये भी लिखा था, प्रतीत होता है कि ये भिखारी है या पासरबाई है जिसकी तबीयत खराब हुई और वो बैठा यहीं पर नाले के किनारे मर गया। इसलिए हम लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी थी। लेकिन फिर भी उनके इस कृत्य के लिए एसपीसीटी से जांच कराई गई और जिन पुलिसकर्मियों ने इस तरह के मैसेज रिसीव किए थे और उसका जवाब नहीं दिया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी की गई उनकी लापरवाही के लिए। इस समय दोनों भाई गगन मेहता और दीपक मेहता जेल में हैं। मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। अब आज की इस घटना में किसका दोष दें? दोनों अपराधी भाइयों के लालच का दोष दें कि उस लक्की वाजपेयी, उसका बेचारे का, कि उसने दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, दोस्तों के बारे में सही जानकारी नहीं की। लेकिन आज जो हमें दोष लगता है आज की इस घटना में, कि गगन और दीपक मेहता के पिता यशपाल, जो मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत होने के बाद भी उन्होंने बच्चों को बजाय इसके कि समझाएं कि उन्हें मोटरसाइकिल की ज़रूरत क्यों नहीं है, उन्हें बुरी तरह से वो डांटते रहे कि मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। और बच्चों के भीतर जो आपराधिक प्रवृत्ति आई कोई एक दिन में नहीं आ सकती, संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार 17-18 साल, 19-20 साल के बच्चे घर में शराब की पार्टी रखें और छक के शराब पिएं। साफ मतलब है घर वालों ने बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया, उनकी संगत पर ध्यान नहीं दिया, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ने कब जाते हैं, किस दोस्त के यहाँ जाते हैं, कभी क्रॉस चेक नहीं किया। और दोनों की जो आपराधिक प्रवृत्ति है, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि वो एक दिन की नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस इन दोनों में, दोनों भाइयों में, कि घड़ी में दुपट्टे से मार दिया, लाश को बड़े बक्से में बंद कर दिया, फिर उसी लाश को कंबल में लपेट के मोटरसाइकिल पर घर से बहुत दूर एक नाले और जंगल के पास फेंक दिया। इस प्रवृत्ति को या इस उनके एक्ट को देख के कोई भी सहज ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये एक दिन में जुटाई हुई हिम्मत नहीं है, एक दिन में जागृत हुई प्रवृत्ति नहीं है। घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और बेचारे लक्की वाजपेयी की तो जान अनायास चली गई। जहाँ तक मुझे याद है, जो उनके परिजन आए थे, शायद वो घर का अकेला बच्चा था। बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक ये याद है कि वो अकेला चिराग था घर का, अनायास मारा गया। लेकिन एक कमी उसके बिहेवियर पर भी है। 18 साल की उम्र में, कच्ची उम्र में शराब की पार्टी में जाना, ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार पी होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता है पिता को जानकारी न हो, लेकिन माँ को ज़रूर जानकारी रही होगी। वहाँ भी थोड़ी सी परवरिश की लापरवाही हुई है, लेकिन वो अपने दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने वाला लड़का था। ऐसा उसके साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर लगता है। हमें तो दोनों हत्यारों के माँ बाप के अलावा इस घटना में किसी का दोष नहीं लगता है। दोनों भाइयों ने अपराध किया, प्रवृत्ति उनकी अपराधी थी, बहुत ही गंभीर अपराध किया, उसकी नृशंस हत्या की, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए। तो उनका जो दोष है वो तो है ही है, कानून की निगाह में उनका दोष है, कानून की निगाह में उन्होंने हत्या की है।
का ट्रायल शुरू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन अच्छे से पैरवी करेगा ताकि वाजपेयी को न्याय मिल सके। मुझे आशा है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे। बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।